हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, है ना दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, तो मराठा साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने कल पहली क्लास ली थी, है ना। मराठा साम्राज्य के अंतर्गत हमने शिवाजी के बारे में कुछ चर्चा की थी, उनके पूर्वज के बारे में, और मैंने ये भी बताया था कि मराठों का उद्भव कैसे हुआ, यानी मराठों ने क्या पृष्ठभूमि पाई या क्या कारण थे कि मराठा साम्राज्य जैसा एक बड़ा साम्राज्य उभरा, जो जो कह सकते हैं कि मध्यकालीन भारत के बाद से, मतलब लास्ट में अंतिम दिनों में, और जो है कह सकते हैं आधुनिक भारत में दोस्तों, जिन्होंने एक बड़े साम्राज्य के रूप में निर्णायक भूमिका निभाई। और एक समय तो ऐसा होता है कि लगता है कि मराठे ही भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे या मराठे ही भारत पर शासन करेंगे, बट कुछ परिस्थितियां फिर ऐसी भी हो जाती हैं जिसकी वजह से मराठा साम्राज्य का पतन हो जाता है, वो हम लोग बाद में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमने क्यों उद्भव हुआ, मैंने कल आपको डिटेल से बताया था। मैंने 4 कारण आपको बताए थे उद्भव का, और मैंने उनको उसके अंदर जो है बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, मैंने आपको लिख के बताया था। फिर मैंने इसी क्रम में उनके वंशज कहाँ से आए, मतलब कौन थे, तो मैंने बताया था कि आपको वो मेवाड़ के सिसोदिया वंश थे। सिसोदिया वंश जैसे क्या बात करते हैं हम, जैसे जो राणा कुंभा हैं या कह सकते हैं, ठीक है, इन्हीं वंश से वो संबंधित थे, ठीक है। फिर वो जब क्या होता है कि मैंने बताया था कि जब क्या होता है, अलाउद्दीन खिलजी की जब का जो है राजपूताना जब वो जीतता है, तो उसी क्रम में वो 1303 ईस्वी में राजपूताना पर हमला करता है, और उसी क्रम में वो मेवाड़ को भी जीत लेता है। और फिर वहां से क्या होता है, मेवाड़ के जो वंशज होते हैं वो भागकर दक्कन चले जाते हैं। ये सारी चीजें मैंने इनको बताई थी। फिर धीरे यहाँ से फिर शाहजी आते हैं, फिर इसके बाद उनके पुत्र आते हैं शिवाजी, फिर संभाजी, है ना। इस तरीके से मैं आपको शिवाजी तक की कल मैंने आपको स्टोरी बताई थी, जहां तक कल कैद में थे, ठीक है दोस्तों। तो आज हम लोग दोस्तों उसी से आगे शुरू करेंगे। उससे पहले दोस्तों जो भी मेरे चैनल पर नया जुड़ा है, स्वागत है। और हाँ, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कमेंट कर दें। तो हम बात कर रहे थे दोस्तों शिवाजी के बारे में, ठीक है। कल हम लोग लास्ट क्लास में शिवाजी के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। शिवाजी के बारे में पढ़ रहे थे। मैं आपको कुछ इनके बारे में कुछ पॉइंट आपको लिखा देता हूं शिवाजी के बारे में। जैसे कि हमारा एक स्ट्रक्चर होता है कि ये कब थे, इनका काल क्या है, तो आप लिखेंगे दोस्तों मेरे साथ 1627 ईस्वी में इनकी जो क्या है, इनकी मतलब क्या कह सकते हैं, जन्म हुआ था। और ये राजा एक तरीके से कह लो, जब ये निर्णायक रूप से जब पहली बार इन्होंने कोई दुर्ग जीता तो 1643 ईस्वी में, ठीक है, ये एक वो बना, और क्या कहते हैं, कह सकते हैं, और 1680 में इनकी डेथ हुई। यानी तब तक ये राजा के रूप में, पहले तो ये सरदार थे, बाद में राजा बने, ये मैं भी आपको बताऊंगा। तो ये याद रखना, इनका जन्म तो 1627 ईस्वी में हुआ था सिवनेर में, ठीक है, महाराष्ट्र के इलाके सिवनेर में। बट ये जो है, इन्होंने पहली बार 16 साल की उम्र में सिंहगढ़ का जिला जीता था। जो पहला किला था उनको सिंहगढ़ का किला जीता। वहीं से ये धीरे धीरे राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगे। बात समझ में आ गई। तो मैंने इसलिए आपको 1643 लिखा और 1680, तो मैंने जन्म की वो नहीं लिखा, ठीक है। इसके बाद इनकी अगर हम क्षेत्र की बात करें तो दोस्तों ये क्षेत्र कोई ऐसा नहीं था, बस पूना के आसपास के इलाके में ये एक सरदार की तरह काम कर रहे थे। बाद में क्या होता, धीरे धीरे जब इनका प्रभाव बढ़ने लगता है, जब क्या कहते हैं, अफजल खां को ये हराते हैं 1664-65 में, ठीक है। फिर इसके बाद ये क्या करते हैं, फिर ये शाइस्ता खां को हराते हैं। फिर इसके बाद ये जयसिंह से पराजित तो हो जाते हैं, बट उसके बाद क्या होता है, जब ये मुगल जो कैद है उससे रिहा होकर भाग आते, तो क्या होता है, इनकी ख्याति बढ़ जाती। और जब ख्याति बढ़ जाती तो क्या होता है, ये एक इनके अंतर्गत कई हिंदू सरदार, जो मराठा जो दक्कन के इलाके में जो सरदार होते हैं, वो इनके झंडे के नीचे आ जाते हैं और एक बड़े सरदार के रूप में उभर कर आते हैं। बाद में 1674 ईस्वी में क्या करते हैं, ये अपना राज्य अभिषेक भी करवा लेते हैं। तो एक दक्कन यानी मराठा क्षेत्र में एक बड़ा सा साम्राज्य भी ये बना लेते हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग बाद में आगे देख लेंगे। फिर इसके बाद ये क्या करते हैं दोस्तों, तो मैंने आपको बताया, तो सबसे पहले 1643 ईस्वी में सिंघलगढ़ का किला जीता। पहली विजय थी, पूछा जा सकता है कि पहला कहां पे इन्होंने जीता, सिंघलगढ़ का किला जीता, ठीक है। फिर इसके बाद अनेक किले जैसे तोरांडा, कोंकड़ा, है ना, इस तरीके कई किले ये जुटते हैं, तोराना ऐसे करके नाम होते हैं, कई किले जीतते हैं। फिर इसके बाद मैंने आपको बताया कि फिर क्या है, फिर इसमें हम बात देखेंगे। फिर अफजल खां की हत्या मैंने आपको बताया था, अफजल स्टोरी बताई थी,
अफजल खां की हत्या, ठीक है। फिर डी मैंने आपको बताया, कल मैंने स्टोरी बताई थी। फिर शाइस्ता खां को पराजित किया, शाइस्ता खां पर अचानक हमला, ये भी कल मैंने आपको कहानी बता दी थी, ठीक है। फिर इसके बाद ई ये देखो कछवाड़ा के राजा, ये लिख लो मुगल सूबेदार, ऐसे लिख लो मुगल सूबेदार जय सिंह, क्योंकि मुगल जो था, जो सूबेदार जो जय सिंह था वो मुगलों का सूबेदार ही था, ठीक है। एक तरीके से लो मुगल सूबेदार जय सिंह से पराजित हुए तथा कुछ पॉइंट मैं लिखा दे रहा हूं जो आपके लिए काम आ जाए। तथा 1674 ईस्वी में 1664 है, हाँ 64 है सर, 1664 ईस्वी में पुरंदर की संधि, ये इंपॉर्टेंट है। पुरंदर की संधि किनके मध्य हुई थी? तो शिवाजी और एक तरीके से मुगल नाम लेना है, अगर कभी मान लो जयसिंह दिया हो तो ठीक है, नहीं तो शिवाजी औरंगजेब का नाम, क्योंकि वो सूबेदार था, वो तो एक सेनापति था, है ना, तो वो क्या है औरंगजेब की तरफ से आया था वो, ठीक है। तो ये याद रखना है कि पुरंदर की संधि किनके किनके बीच में हुई थी, तो आपको हमेशा याद रखना है कि शिवाजी और औरंगजेब के बीच में हुई थी, ठीक है। तो इस चीज को आपको हमेशा याद रखना है। ठीक, तो ये 1664, ये 64-65 है, ठीक है। डेट का कोई वो नहीं है, 1664-65 है। मैं इसको लिख दे रहा हूँ इस तरीके से 1664, मैं डेट क्लियर करने के लिए लिखा, देख रहा था बुक को, है यही डेट, मगर इसकी ऐसे लिखना है, ठीक है। कि संधि पुरंदर की संधि की, ठीक है। इस पुरंदर की संधि में क्या क्या थे, तो देखो पहला ये था कि जो मराठा जो शिवाजी थे उनको क्या करना पड़ा था, उनको अपने 35 में से 23 किलो मुगलों को देना पड़ा। 35 में से लिख लो 35 किलो में से 23 किले मुगलों को देना स्वीकार किया, मुगलों को देना स्वीकार किया, ठीक है, स्वीकार किया। फिर और क्या हुआ, जो शिवाजी थे उनके पुत्र को 5000 मनसबदार मिला, 5000 मनसब का पद मिला, पुत्र को 5000 मनसबदार बनाया गया, 5000 मनसबदार बनाया गया, है ना। बनाया गया मतलब पद मिला, 5000 मनसबदार। ये मनसब क्या होते थे? ये सरकारी अधिकारी होते थे, ठीक है, एक तरीके से जान लो। और क्या हुआ, मुगलों के खिलाफ युद्ध ना करने, और क्या है, उनके साथ युद्ध में मतलब उनको युद्ध में सहायता देने का वचन दिया, ये भी लिख लो। मुगलों के साथ युद्ध न करने एवं, ठीक है, एवं मुगलों के साथ युद्ध न करने एवं, ठीक है, मुगलों के, ये कौन है भैया, है ना, मुगलों के साथ युद्ध न करने एवं उनके युद्ध में सहायता एवं सेवा करने का भी वचन दिया, ठीक है। मुगलों के साथ युद्ध न करने एवं उनके साथ उनको युद्ध एवं सेवा का वचन दिया, ठीक है। ये भी याद लिख लेना आपको 3। तो ये क्या हो पुरंदर की संधि में। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको, मैंने कल बताया भी था कि पुरंदर की संधि में हुआ क्या था कि जब शिवाजी को उनके दरबार में, मुगल दरबार में ले जाया गया, तो शिवाजी को क्या किया गया, 5000 मनसबदारी में खड़ा कर दिया गया। 5000 मनसबदारी मतलब क्या हो, मनसबदार क्या होते थे, अधिकारी होते थे। मुगलों के अधीन जितने भी अधिकारी होते थे वो कोई ना कोई मनसब रखते ही थे, उनके पास कोई ना कोई मनसब होता था, ठीक है। तो ये याद रखना है। तो 5000 मनसबदारी के लाइन में जब उनको खड़ा किया गया तो जय सिंह से उन्होंने पूछा कि जो आगे जो खड़े हैं वो कौन है, तो कहा वो 7000 मनसबदारी। तो उनको
ऐसा लगा, और क्योंकि कुछ राजपूताना के क्षेत्र ऐसे थे जिनसे उनका हमेशा बैर रहता था, और वो जो थे वो 7,000 मनसबदारी में खड़े थे। तो शिवाजी ने कहा मैं इतने बड़े क्षेत्र का राजा और मेरी इतनी ख्याति प्राप्त है और मुझे 5,000 मनसबदारी, जिसमें मेरा पुत्र शामिल है, मुझे मेरे पुत्र के समान सम्मान दिया जा रहा है, मतलब मेरे पुत्र की औधा मुझे समझ रहे हैं, मुझे छोटा बच्चा समझ रहे हैं, और वो जो छोटे से क्षेत्र का राजा उसको 7,000 मनसबदारी। तो उनको लगा कि ये मेरे सम्मान, आत्मसम्मान को आघात पहुंचाने के लिए ऐसा किया जा रहा। तो क्या वो भड़क गए और वो दरबार को छोड़ के बजाने लगे। जब दरबार को छोड़ के जाने लगे तो शिवाजी को क्या हुआ, जब औरंगजेब ने जय सिंह से पूछा कि क्या हुआ, तो पूछा कि शिवाजी ने इस तरीके से मतलब व्यंग्यात्मक रूप में कहा कि जंगल का शेर बाहर आ गया। तो इसका मतलब ये नहीं था कि शिवाजी को, मतलब जो जय सिंह है वो औरंगजेब से ये कह रहे हैं कि शिवाजी शेर है, वो कह रहे हैं कि जो ये पहाड़ी इलाके में रहने वाले हैं, जंगलों में रहने वाले, और ये जो मुगल दरबार है उसके नियम कानून को नहीं जानते। और फिर वहीं से क्या होता है, शिवाजी को मुगलों द्वारा बंदी बना लिया जाता है। बंदी बना के इनको आगरा किला में रखा जाता है। तो शुरुआत में तो ये क्या करते हैं, ये बहुत विरोध करते हैं, फिर ये बात को समझ जाते हैं कि हमको अगर निकलना है तो हमें चापलूस बनना पड़ेगा। तो इन्होंने शुरुआत में क्या किया, फिर उन्होंने क्या किया कि इन्होंने ऐसा दिखावा करना शुरू कर दिया कि मैं मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली है, मैं मुगलों की बात को मैंने मान लिया है, इस तरीके से वो करने लगे। ठीक है, और फिर बीमार होने का नाटक बनाने लगे, और बीमार होने के नाटक के क्रम में इन्होंने कहा कि हमें अपनी स्वास्थ्य को सही करने के लिए हमें अपनी कुल देवी की पूजा करनी है जो लंबे समय तक चलेगी, और उसके लिए मुझे मिठाइयाँ भेजनी होंगी। तो क्या होता था इस क्रम में, रोज मिठाइयाँ इनके जेल में आती थी और रोज ये फिर उनको छू कर जो भी करके फिर वो वापस जाती थी। तो इस तरीके से लंबा समय तक चलता रहा। एक दिन क्या हुआ, एक इनका हमशक्ल भी था, इनके जैसा ही बिल्कुल लगता था, उन्होंने है ना वो आया मतलब मिठाइयों के साथ, और उसकी जगह पे अपने वस्त्र पहनाकर उसको लिटा दिया, और फिर क्या हुआ, स्वयं क्या हुआ, मिठाइयों के डब्बों में बैठकर, शुरुआत में क्या होता है, देखो जैसे कोई भी हो, शुरुआत में क्या होता था, जो मुगल जो सैनिक होते थे वो रोज चेक करते थे, फिर जब वो देखने कि ये रोज का काम है, अरे ये ऐसे ही मिठाई, तो वो बेपरवाह हो गए, लापरवाह हो गए, तो उसी का फायदा उठाकर शिवाजी निकल गए। और शिवाजी जब गए तो फिर बाद में पता चला, तो शिवाजी की खोजबीन हुई, तो इसके लिए शिवाजी ने एक रूट अपनाया। वो क्या किया, वो आगरा से सीधे ऐसे नहीं आए, जैसे ये आगरा है, मान लो ये आगरा है, फिर यहाँ से मान लो आप आ सकते थे यहाँ बुंदेलखंड वाले एरिया, फिर इधर से आप बिंधन होते हुए महाराष्ट्र आ सकते थे, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने क्या किया, आगरा से वो यूपी गए, यूपी से बिहार, बिहार से उड़ीसा, उड़ीसा से आंध्र प्रदेश, फिर इधर से, यानी पूरा इतना मार्ग उन्होंने तय कर वो इस तरीके से आए, ताकि क्या हो, उनको अंदाजा ही लगे कि हमने कौन रूट से, क्योंकि सैनिक तो सारी तरह चौगिर्द हो गए थे, सतर्क हो गए थे कि शिवाजी कहीं भी दिखा उनको पकड़ लिया जाए। तो उन्होंने इसलिए इतना लंबा, और फिर वो जाके महाराष्ट्र पहुंचे। महाराष्ट्र पहुंचने के बाद सबसे पहले उन्होंने क्या काम किया, इसके बाद मैं मिटा रहा हूं नीचे, ठीक है, मैं मिटा रहा हूं, आपने लिख लिया होगा, जो जो मैंने पॉइंट लिखे उसको लिख लेना, ठीक है। महाराष्ट्र पहुंचने के बाद उन्होंने सबसे पहले एक काम ये किया कि 1670 ईस्वी में क्या किया, इन्होंने सूरत को लूटा। और आगे पॉइंट इसी में लिखते चलना है, ठीक है दोस्तों। तो क्या किया इन्होंने, सोलह 1670 ईस्वी में सूरत की को दोबारा लूटा। पहले भी एक बार ये लूट चुके थे 1673-74 के आसपास, सूरत को दोबारा लूटा। अब इसमें एक बात बहुत उल्लेखनीय है, क्या उल्लेखनीय है, कि इन्होंने इस समय तक आप देखेंगे कि यूरोपीय कंपनियां भारत में स्थापित हो चुकी हैं, हर एक कंपनी आ चुकी थी। 1664 में तो लास्ट कंपनी जो फ्रांसीसी आती है वो भी आ चुकी थी। तो 1670 में जब इन्होंने सूरत को लूटा तो इन्होंने एक क्रम क्या किया कि जहाँ जहाँ पे मुगल लोगों का प्रभाव था सिर्फ वहीं वहीं इन्होंने लूटपाट की। ना तो किसी डच फैक्ट्री पर इन्होंने हमला किया, ना किसी अंग्रेज फैक्ट्री पर इन्होंने कोई हमला नहीं किया। इन्होंने सिर्फ उन्हीं क्षेत्रों पे हमला किया जहाँ पे मुगल प्रभाव था। क्यों? क्योंकि दिखाना चाह रहे थे कि अपनी शक्ति को। अब इन्होंने एकदम ठान लिया था कि अब औरंगजेब के खिलाफ एकदम तबाही या एकदम बुलंद कर देना अपना मराठों का झंडा, है ना। तो इसी क्रम में उन्होंने सबसे क्या किया, 1670 ईस्वी में क्या किया, गुजरात की खूब भरपूर लूट की इन्होंने, कायदे से लूटा। और फिर क्या किया, इसी लूट में ही इन्होंने क्या किया था, सालसेट, बसीन और जैसे ये क्षेत्र है इनको अपने कब्जे में भी ले लिया था। ठीक है। फिर इसके बाद इन्होंने क्या किया, 1674 ईस्वी में, आगे लिखता है 1674 ईस्वी में
रायगढ़ में इनका राज्य अभिषेक हुआ। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले तक ये इन्होंने राज्याभिषेक हुआ, इससे पहले तक ये एक मराठा सरदार के तौर पर मराठों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, ये राजा नहीं थे, ठीक है। इसी के बाद ये छत्रपति शिवाजी भी कहलाते हैं। ये 1674 में इन्होंने पहली बार अपना राज्याभिषेक करवाया। कहाँ? रायगढ़ में। ये पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। रायगढ़ में इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपना राज्याभिषेक करवाया, ठीक है, ठीक है, राज्याभिषेक हुआ। और इस राज्याभिषेक को किसने संपन्न कराया? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट पेन से मैं लिख रहा हूं क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। इसको किसने संपन्न कराया? तो ये याद रखना है, राज्याभिषेक को ये विश्वेश्वर भट्ट नामक एक, ये बनारस के थे, काशी बनारस के, ठीक है, वहां से इनको बुलाया गया था। और इनकी एक पुस्तक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्या नाम है पुस्तक का? कायस्थ प्रेम, ऐसे कुछ करके, हाँ, कायस्थ धर्म प्रतीप, है ना, कायस्थ धर्म प्रतीप। ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना कि इनकी जो ग्रंथ है, ये इनका ग्रंथ है, विश्वेश्वर भट्ट का ये ग्रंथ है। इनको गाग भट्ट भी कहते हैं, इनको गाग भट्ट भी, वो नहीं लिखना आपको। विश्वेश्वर भट्ट की पुस्तक है, क्या ग्रंथ है, क्या है दोस्तों? कायस्थ धर्म प्रतीप, कायस्थ धर्म प्रतीप, ये इनका ग्रंथ है, ठीक है। इन्होंने इसकी रचना की थी। जो डॉक्टर यजुनाथ सरकार हैं वो लिखते हैं कि इनके राज्याभिषेक में 11,000 परिवारों के ब्राह्मणों को बुलाया गया था, जिसमें से संख्या जो थी 50,000 ब्राह्मणों को 4 महीने तक लगातार इनको भोजन सारी व्यवस्थाएं कराई गई थी। तो लंबा इनका राज्याभिषेक चला था, ठीक है। राज्याभिषेक के बाद 74 में राज्याभिषेक हुआ। फिर इन्होंने क्या किया? कर्नाटक, इनका अंतिम अभियान, इन्होंने कर्नाटक अभियान। इसके बाद क्या किया? कर्नाटक अभियान ये कब किया इन्होंने? 1676 से 1678 के बीच में इन्होंने कर्नाटक अभियान किया। ये डेट भी नहीं याद रखना, कोई दिक्कत नहीं, बस अभियान याद रखना, है ना। कर्नाटक अभियान क्या, ये क्या था? यह इनका अंतिम अभियान था, यह इनका अंतिम अभियान था, ये याद रखना है, ठीक है। अंतिम अभियान था। इसी अभियान में इन्होंने जिंजी का किला जीता था। जिंजी का किला के किले पर विजय, इनकी अंतिम, जिंजी की किले, ऐसे लिख लो, जिंजी के किले पर इनकी विजय, जिंजी के किले पर इनकी अंतिम विजय थी। अंतिम, जिंजी के किले पर विजय डैश करके इनकी अंतिम विजय थी। यह ऐसे लिखो, यह मैं सेंटेंस बनाना चाह रहा हूं ना, यह इनकी अंतिम विजय थी, यह इनकी अंतिम विजय थी, ठीक है। मतलब जिंजी जो है, जिंजी का जो क्षेत्र है, ये बाद में यही देखेंगे आप, जब राजाराम है, राजाराम भाग के जिंजी ही जाता है, अभी हम पढ़ाएंगे आगे। तो जिंजी बहुत महत्वपूर्ण किला बनता है बाद में। तो जिंजी के किला जो है इनकी अंतिम विजय थी। इसी के बाद क्या होता है, ये बीमार होने लगते हैं, ये बीमार हो जाते हैं ज्वर के कारण, और 1680 में इनकी डेथ हो जाती है। 1680 में इनकी मृत्यु। इन्हीं ने अष्टप्रधान नामक एक मंत्री परिषद की गठन की थी, जिसमें 8 मंत्री, प्रमुख मंत्री होते थे। अष्टप्रधान का गठन, ये भी लिख लो, प्रशासन की महत्व, है ना, अष्टप्रधान का गठन, ये लिख लो, लिख लेना। मैं इधर लिख दे रहा हूं, आपको मगर पॉइंट बना के यहां लिखना है। अष्टप्रधान का गठन किया था, अष्टप्रधान, है ना। यार 8 मंत्रियों का एक अष्टप्रधान, एक 8 मंत्रियों का समिति। अभी जब हम इसको प्रशासन पढ़ाएंगे मराठों का, तब हम इसको अलग से चर्चा करेंगे, बट ये लिखना है, इन्होंने अष्टप्रधान का गठन किया था। ये प्रशासन के तहत हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये दोस्तों क्या है,
ये शिवाजी के बारे में हम लोग ने कल मैंने आपको बहुत डिटेल से पढ़ाया था कहानियों के बारे में, आज फिर से मैंने बताया है और आज मैंने लिखा भी दिया है। तो आपको हर कहानी को याद रखना है क्रम में कि पहले अफजल खां को इन्होंने हराया जो बीजापुर का था, मैंने कल कहानी पढ़ाई थी। फिर इन्होंने शाइस्ता खां को पराजित किया, ये भी मैंने बताया था। फिर ये जय सिंह से हार गए थे, कल भी मैंने डिटेल में सारी कहानियां बताई थी। आज मैंने उन्हीं को लिखवा दिया है आपको, तो ये आपके पास एक नोट हो जाएगा, एक आपके पास एक क्रम है ना। जो चीज मैंने बताई है आपको उन्हीं को पढ़ना है, उन्हीं को आपको बुक्स में देखना है, ठीक है। बाकी और चीजें जो डिटेल की हैं मैंने बताया है कि मैं आपको इसकी पीडीएफ दे दूंगा, आप बेफिक्र रहिए। क्योंकि देखो हर चीज को कहानी जैसे मैं सुना रहा हूं, अब मैं उस कहानी को अगर एक एक शब्दों में लिखाने लगूंगा या लिखने लगूंगा बोर्ड पर, तो फिर आप लोगों के लिए दिक्कत हो जाएगी, बहुत टाइम टेकन होगा। बट उसके लिए बेफिक्र रहे, मैंने आप लोग को इसलिए एक सार दे दिया है। अब मैं इसका क्या करूंगा, एक पीडीएफ दे दूंगा आपको टेलीग्राम चैनल पर, जो है क्रैकर जीएस एकेडमी के नाम से है, आप उसको सर्च करेंगे तो मिल जाएगा आपको। मैं उसी पर टेलीग्राम पर जो है पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको वहां से पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। तो वो कोई दिक्कत नहीं है उसकी आपको। बाकी पॉइंट जो की पॉइंट है वो लिखने ही पड़ेंगे। अब यहीं से मैं फिर और आगे चलता हूं, शिवाजी के बाद क्या होता है। मिटा लो फटाफट, चलो देखो अब क्या होता है। शिवाजी के बीमार होने के बाद क्या होता है, जब बीमार रहने लगते हैं तो शिवाजी बीमार रहने लगते हैं, तो इसके क्रम में होता क्या है कि इनके दो पुत्र होते हैं, एक संभाजी और एक राजाराम। क्योंकि इनकी जो 7 पुतनियां थी, इनकी 7 पत्नियां थी। ऐसा अब ऐसा ना कहिएगा कि ये बहुत मतलब वैसे भोग विलासी प्रवृत्ति के थे, नहीं, ऐसा नहीं है। कई बार क्या होता है, राजाओं को कई राजनीतिक कारणों से भी कई विवाह करने होते हैं, जिस वजह से क्या होता है इनकी 7 पत्नियां थी, जिनमें से 2 की अलग अलग, दोनों सौतेले भाई थे, मान लो राजाराम और संभाजी, दोनों अलग अलग, इनकी अलग अलग पत्नियों के अलग अलग पुत्र थे, ठीक है। तो दोनों के बीच में क्या हुआ, युद्ध। अब मैं आपको एक स्ट्रक्चर बना देता हूं। ये शिवाजी है, पुत्र में 2, कौन कौन, तो बड़ा बेटा था संभाजी, ठीक है, बड़ा बेटा था संभाजी, और छोटा, इससे छोटा था राजा राम, ठीक है। तो जो ये संभाजी थे, जब ये बीमार है ना, शुरुआती दिनों में ये कैद में थे, इनको कैद कर लिया गया था। तो राजा राम राजा बने। बट क्या हुआ, 1680 में जब ये शिवाजी मरे तो इनको कैद से छोड़ा गया। तो फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने राजा राम पर हमला किया और राजा राम को पराजित कर दिया, और फिर राजा राम को इन्होंने बंदी बना लिया। और फिर क्या हुआ, ये 1680 में ये बन गए मराठा, सब है ना, मराठा राजा, ठीक है। और 1680 से लेकर 1689 9 वर्षों तक ये शासन किया इन्होंने, 9 वर्षों ईस्वी तक इन्होंने शासन किया, ठीक है। यानी राजा राम को बंदी बना लिया और क्या किया फिर, ठीक है। तो ये संभाजी, अब आप मैंने बता दिए, तो आप संभाजी हेडिंग डालेंगे और इसमें लिखेंगे, इसमें क्या लिखना है, पहला चीज तो यही लिखना है कि इन्होंने राजा राम को बंदी बनाकर कैद में डाल दिया, कैद कर लिया, बंदी बनाकर कैद कर लिया, ठीक है। तो इन्होंने राजा राम को, जो इनका भाई था, उनको उसको कैद कर लिया। क्योंकि संघर्ष होता, अगर वो रहता तो जरूर युद्ध के लिए बार बार युद्ध होता, इससे क्या होता, मराठा साम्राज्य कमजोर होता। वैसे भी इनका शासनकाल कोई अच्छा शासनकाल नहीं माना जाता है मराठों के लिए, बहुत इस समय षड्यंत्र चलता रहता है। इनके जो सरदार होते हैं उनके बीच में बहुत ज्यादा षड्यंत्र चलता रहता है, ठीक है, षड्यंत्र चलता रहता है। तो इसी क्रम में क्या होता है, एक बार होता क्या है कि औरंगजेब का जो एक पुत्र होता है अकबर, वो औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह कर भाग आता दक्षिण की ओर, यानी बिंद वाले इलाके में जो मराठों का क्षेत्र होता है। और ये क्या करते हैं, संभाजी महाराज क्या करते हैं, उसको शरण दे देते हैं। उसको जब शरण देते हैं तो क्या होता है, जो मुगल बादशाह औरंगजेब क्या करता है, इनके ऊपर हमला करता है। और हमला करने के क्रम में क्या होता है, इनको बंदी बना लेता है, ठीक है, इनको बंदी बना लेता है। ये रायगढ़ के किले में होते हैं, इनको बंदी बना लेता है। और बंदी बना के क्या करता है, औरंगजेब अपने पुत्र को भी बंदी बना लेता है, इनको बंदी बना लेता है, और ले जाकर अपने मतलब आगरा ले जाता है। वहां इनसे वो कहता है कि आप जो है मुस्लिम धर्म को अपना लीजिए, संभाजी से कहता है। तो संभाजी कहते हैं मैं मुस्लिम धर्म एक ही शर्त नहीं अपनाऊंगा, हाँ अगर आप अपनी पुत्री का विवाह या अपनी बहन का विवाह मेरे साथ कर देंगे तो मैं क्या है मुस्लिम धर्म अपना लूंगा। तो उससे क्या होता है, औरंगजेब रुष्ट हो जाता है, फिर क्या होता है, इनकी हत्या करवा देता, ठीक है। इस तरीके से ये बैठते हैं, तो ये अपना धर्म नहीं परिवर्तित करते और ये मृत्यु को प्रदान होते हैं, ठीक है। तो ये भी याद रखना है क्या होता है,
सो औरंगजेब द्वारा इनकी हत्या करवा दी जाती, इनकी हत्या करवा दी जाती। कहानी तो समझ में आ गई होगी, दी जाती है। अब यहाँ पे क्या होता है, जब इनकी हत्या करवा दी जाती है तो उस समय जो इनका पुत्र होता है वो होता है दोस्तों साहू जी। साहू जी होता है इनका पुत्र, और वो मात्र होता है दोस्तों 7 साल का, वो होता है मात्र 7 वर्ष का साहू जी। साहू जी मात्र 7 वर्ष के होते हैं। तो अब 7 वर्ष का राजा कैसे बालक जो है शासन चलावे, तो फिर क्या किया, मंत्रिपरिषद ने क्या किया, राजा राम को कैद से मुक्त करवा दिया। जो मंत्रिपरिषद थी, जो अर्थ प्रधान था, उसने क्या करा, इसने राजा राम को कैद से छुड़वा दिया और फिर क्या किया, राजा राम को राजा बना दिया। राजा राम को ही राजा बना दिया, ठीक है, राजा राम को राजा बना दिया। और 1689 ईस्वी में ये राजा बना और फिर कब तक, 1700 ईस्वी तक चल लगा, ठीक है, 1700 ईस्वी तक रहा। अब यहाँ पे एक बात और आपको समझना है, मैं अभी आपको ये लिख लिया होगा आपने। अब मैं राजा राम पर आ जाता हूँ, ठीक है, राजा राम पर आ जाता हूँ। तो एक पॉइंट अगर ये चाहो तो लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं संभाजी में कि इनकी मृत्यु के समय इनका पुत्र साहू जी मात्र 7 वर्ष का था। इससे आपको कहानी में लिंक मिल जाएगा। इनकी यह लिख सकते हैं, संभाजी की मृत्यु के समय इनका पुत्र साहू जी मात्र 7 वर्ष का बालक था, ठीक है, ये पॉइंट आपको लिख लेना है। इनकी मृत्यु यानी संभाजी की मृत्यु के समय इनका पुत्र साहू जी मात्र 7 वर्ष का बालक था, ये पॉइंट लिख लिया होगा। अब इसके बाद अब हम आगे जाते हैं राजा राम को। बात समझ में आ गई होगी, राजा राम को क्यों मंत्रिपरिषद, क्योंकि ये 7 वर्ष का छोटा बालक था, तो मंत्रिपरिषद समझ रहे थे कि अभी योग्य एक योग्य राजा को चाहिए जो संचालन कर सके राज्य का और जो कुछ बहुत अनुभव रखता हो। तो उस काल में राजा राम तो भाई शाहजी से तो बेटर है ही, ठीक है। और मुगल, क्योंकि औरंगजेब उस समय शक्तिशाली था, वो दक्षिण को, जो दक्कन का इलाका है उसको प्रत्यक्ष नियंत्रण में करने का अपनी मंशा रखता था। इस वजह से एक योग्य शासक जो तत्काल निर्णय ले सके, इस तरीके का राजा की जरूरत थी। तो इसी वजह से क्या हुआ, मंत्रिपरिषद ने क्या किया, राजा राम को छुड़वा दिया। और क्योंकि वो चचेरा भाई भी था, मान लो एक तरीके से सौतेला भाई तो था शंभू जी का, तो उसने क्या किया, संभाजी का, तो उन्होंने क्या किया, राजा राम को राजा बना दिया। और फिर क्या हुआ, राजा राम राजा बन गए। अब राजा राम एक चीज जानते थे कि अगर मैं राजा बनूंगा तो औरंगजेब फिर से हमला करेगा, औरंगजेब फिर से हमला करेगा। तो उसने क्या किया, रायगढ़ का किला खाली कर दिया। वो वहां से भाग गया, रायगढ़ का किला भागा और वहां से कहां पहुंचा दोस्तों, है ना, रायगढ़ का किला छोड़ के ये भाग गया दोस्तों जिंजी। जो मैंने बताया, जो जिंजी किसने जीता, शिवाजी ने। कब जीता, तो 1676 में ये अंतिम अभियान था। यहीं से ये भाग कर चला गया जिंजी, ठीक है। तो और जैसा इसने सोचा तो सही सोचा था, जैसे ही ये यहाँ से निकला है, जो औरंगजेब ने उस पर रायगढ़ पर हमला किया और रायगढ़ को घेर लिया। और वहीं पर क्या होता है, जो साहू जी की, सॉरी, संभाजी की जो पुत्री होती है, जो बीबी होती है, येसुबाई और साहू जी, दोनों को कैद कर लेता है ना। औरंगजेब कैद कर लेता है और क्या ले जाता है, अपने आगरा के किले में उनको कैद कर लेता है, ठीक है। वहीं पे उसको वो मनसबदार भी बनाता है, एक अच्छे, मतलब एक मराठा सरदार की तरह उनको रखता है, कैद में नहीं रखता, मतलब अपने दरबार में रखता है और बाहर जाने नहीं देता। उनकी पत्नी को पूर्ण स्वतंत्रता देता है, हर चीज को देता है, ठीक है। तो इस चीज को कौन कैद कर लेता है, इन्हीं के काल में, लिख लेना है, इन्हीं के काल में ये पूछा जा सकता है, इन्हीं के काल में औरंगजेब ने संभाजी के पुत्र साहू एवं उनकी पत्नी येसुबाई को बंदी बना दिया, ये याद रखें। और फिर ये लिखना है, राजा राम रायगढ़ का किला छोड़कर जिंजी के किले में भाग गए। रायगढ़ किले के किला छोड़कर जिंजी के किले में शरण ली, ऐसा कह सकते हैं, शरण ली। अब जब ये क्या हुआ, जब इन्होंने रायगढ़ का किला छोड़ के भाग गए, साहू जी ने, सॉरी, औरंगजेब ने इनको कैद कर लिया,
फिर वो औरंगजेब ने रायगढ़ के किले, जो सिंजी का किला, उस पर भी घेरा डाला। 7 वर्षों तक लंबा घेरा पड़ा रहा। इसके बाद क्या हुआ, ये अंदर ही रहे किले के। इसके बाद क्या हुआ, राजाराम चुपके से किले को छोड़कर वहां से भी चले गए, है ना। उसके बाद वो चले गए, क्या कहते हैं, सतारा के इलाके में आराम से वहां पे रहे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने जिंजी को जीत लिया और फिर ये चले गए। और फिर क्या हुआ, इनके अंतिम दिनों में राजाराम भी बीमार होने लगे और 1700 ईस्वी में इनकी डेथ हो गई राजाराम की, ठीक है। राजाराम भी कुछ ज़्यादा एक निर्णायक वो नहीं कर पाए। इन्होंने बस एक है कि इन्होंने एक प्रतिनिधि नामक, मराठा साम्राज्य के अंतर्गत एक पद होता है प्रतिनिधि नामक एक पद का गठन किया था। वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो मैं जब प्रशासन पढ़ाऊंगा तब मैं लिखा दूंगा, ठीक है। तो आप लिखना चाहें लिख